आगे चलते हुए बात कर रहे हैं कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो एड्जॉर्प्शन पर असरअंदाज होते हैं। तो देखा यह गया है कि एड्जॉर्प्शन डिपेंड कर रही है सरफेस एरिया पर। सरफेस फिनोमिनन है तो साफ जाहिर है कि अगर सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो फिर एड्जॉर्प्शन ज़्यादा हो जाएगी। इसी तरीके से अगर आप प्रेशर बढ़ा देंगे, फॉर एग्जांपल अगर आप गैस को एब्जॉर्ब करवाना चाह रहे हैं किसी सॉलिड की सरफेस पर और फिर आप गैस का प्रेशर बढ़ाएंगे तो इनडायरेक्टली यू आर इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ दैट गैस। और जब कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो गैस के मॉलिक्यूल्स का सॉलिड से टकराने का चांस भी ज़्यादा होगा, और जब वो टकराएंगे ज़्यादा तो फिर वो सतह से एब्जॉर्ब भी ज़्यादा हो सकते हैं। तो प्रेशर बढ़ने से भी एब्जॉर्प्शन जो है वो बढ़ जाती है। तीसरी चीज़ गौरतलब ये है कि अगर किसी गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा हो तो भी उसकी एड्जॉर्प्शन ज़्यादा होती है। इसकी वजह यह है कि ऐसी गैसेस जिनका क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा होता है, साफ जाहिर है कि उनके अंदर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डेवलप करने की सलाहियत भी ज़्यादा होती है, चाहे वो वेंट्रोवल फोर्सेस डेवलप करने की सलाहियत हो या फिर वो कोई पोलर बॉन्डिंग लाइक डाइपोल डाइपोल फोर्स या हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप करने की सलाहियत हो, वो ज़्यादा हो जाएंगी। जब वो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डेवलप करने की उनमें पॉसिबिलिटी ज़्यादा है तो फिर वो जब सतह से टकराते हैं तो आमतौर पर फिजिक्स ऑप्शन फॉर एग्जांपल या फिर कई दफ़ा लोन पेयर के ज़रिए बॉन्डिंग, उसके इम्कानात ज़्यादा हो सकते हैं। तो क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा होने से असल में इंडिकेशन ये मिल रही है कि उस पर्टिकुलर गैस मॉलिक्यूल के पास जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डेवलप करने की सलाहियत है वो ज़्यादा है। तो क्रिटिकल टेम्परेचर जो है ना वो आप कह सकते हैं जैसे सिंबल, हमने सिंबल के तौर पे से यूज़ किया है कि जिनका क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा है उनकी एब्जॉर्प्शन ज़्यादा है। टेक्निकली हम जो कहना चाह रहे हैं वो ये है कि जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा डेवलप कर सकती हैं गैसेस, उनकी सॉलिड सरफेस पर जो अट्रैक्शन है वो भी ज़्यादा होती है। सही होगा जी बात। तो अब हम चलते हैं आगे, एड्जॉर्प्शन के हवाले से कुछ आइसोथर्म्स हैं वो कौन कौन से हैं उन्हें देखते हैं। तो एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म्स क्या होते हैं? एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म्स, पहले इनकी बात कर लेते हैं और फिर एक एक करके उनकी डिटेल भी देख लेंगे। अगर हम कभी ये रिलेशनशिप स्टडी करते हैं कि गैस के मॉलिक्यूल्स की सरफेस पर जो एड्जॉर्प्शन है, जो भी एड्जॉर्बेट है उसकी जो एड्जॉर्प्शन है कैसे वो वेरी करती है विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। सही है जनाब। वेरिएशन इन द एड्जॉर्प्शन विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। Study of variation of adsorption with respect to applied pressure at constant temperature। इस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं adsorption isotherms को। आमतौर पर साइंटिस्ट्स इस बात में यकीन रखते हैं कि अगर वो कोई एक पर्टिकुलर एड्जॉर्बेंट बनाते हैं तो वो एड्जॉर्बेंट एक ख़ास टेम्परेचर पर किस तरह परफॉर्म करेगा, किस तरह वो गैसेस को एड्जॉर्ब करेगा। फॉर एग्जांपल गैस क्रोमेटोग्राफी के अंदर, या फिर अगर आप कहीं चारकोल रख रहे हैं और उससे गैसेस एड्जॉर्ब करवाना चाह रहे हैं, या फिर सॉल्यूशंस में भी ये काम हो सकता है। सॉल्यूशंस में प्रेशर नहीं होगा, सॉल्यूशंस में कंसंट्रेशन की बात होगी। तो मिथाइलिन ब्लू फॉर एग्जांपल चारकोल उसे एड्जॉर्ब करता है, तो वो एड्जॉर्प्शन किस टेम्परेचर पर किस हद तक होती है, कौन सा ऑप्टिमम टेम्परेचर इस काम को करवाने के लिए, इस तरह की चीज़ें स्टडी करने के लिए एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म्स एक अच्छा तरीक़ाकार हो सकते हैं। तो एड्जॉर्प्शन जो है प्रेशर पर कैसे डिपेंड करती है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर, इसे आप कहते हैं एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म्स। एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म्स हमारे आम सिलेबस में बीएससी लेवल तक दो ही दिए हुए हैं, एक फ्रेंडलिक एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म है और एक लैंगमुइर एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा कोई और बुक या फिर रिसेंट लिटरेचर स्टडी करते हैं तो आपको पता लगता है कि एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म्स काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं, और साफ जाहिर है कि ऐसा होना भी चाहिए। ऐसा क्यों होना चाहिए? इसकी वजह यह है कि गैसेस, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस, उनका बिहेवियर अलग अलग है। लिक्विड्स, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिक्विड्स, उनकी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, उनके पार्टिकल साइजेस वगैरह अलग अलग हैं। सॉलिड सर्फेसेस जो एड्जॉर्ब कर रही हैं वो भी बहुत सारी तरह की हैं, और उनमें से हर एक का रवैया जो है वो ज़रूरी नहीं है कि दूसरे जैसा हो। और यही केमिस्ट्री की खूबसूरती है कि अलग अलग चीज़ें अलग अलग तरह बिहेव करती हैं और कर सकती हैं। तो हमें उन सब को अकाउंट करना होता है अपनी डिस्कशन में। तो
काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। एक इंटरनेट सोर्स जो है वो तो 15 तक बता रहा है, डेफिनेटली हो सकते हैं ज़्यादा, 15, 10-15 कोई ऐसा मसला नहीं है, क्योंकि जो बेसिक साइंस है वो तो ये है कि मालिक्यूल आकर जुड़ रहे हैं, लेकिन मालिक्यूल के जुड़ने के तरीके देयर आर प्लेंटी ऑफ वेज, तो उस हिसाब से इनकी टाइप्स जो है वो काफ़ी सारी हो सकती हैं। हम फ़िलहाल यहाँ पर हमारी जो डिस्कशन है उसके अंदर 3 को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे और एक का सिर्फ नाम पढ़ेंगे। आपके सामने हमने पहला एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म, फ्रेंडलिक एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म, उसका जो मैथमेटिकल रिलेशनशिप है वो कोट किया है। मैथमेटिकल रिलेशनशिप बताता है कि W/m इज इक्वल टू K P की पावर 1/n। W यहाँ पर मैस ऑफ गैस है जो कि एड्जॉर्ब हो रही है, मैस M जो है वो मैस ऑफ एड्जॉर्बेंट है जो कि इस्तेमाल हुआ है, K एक कांस्टेंट है जो गैस पर डिपेंड करता है, एड्जॉर्बेंट की नेचर पर डिपेंड करता है और टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। सारी बात है कि आइसोथर्म एक खास टेम्परेचर पे नोट किया गया होगा, तो एक खास टेम्परेचर के लिए K की वैल्यू कांस्टेंट होगी, लेकिन अगर टेम्परेचर चेंज होता है तो K की वैल्यू चेंज हो सकती है। इसी तरीके से 1/n में जो n है वो भी गैस की नेचर पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है और प्रेशर पर भी डिपेंड करता है। यहाँ से नज़र आ रहा है कि जो मैस ऑफ गैस एड्जॉर्ब्ड है इट वेरीज डायरेक्टली विद द प्रेशर अप्लाइड। जैसा कि हमने कहा था कि एड्जॉर्प्शन प्रेशर पर डिपेंड करती है, प्रेशर बढ़ाने से एड्जॉर्प्शन ऑफ गैस बढ़ जाती है। अच्छा, ये तो गैस के लिए है। अगर आप सेम चीज़ को फॉर सॉल्यूट्स, ये जो एक सॉल्यूशन में कहीं पर एड्जॉर्ब होना चाह रहे हैं उनके लिए लिखेंगे तो यहाँ पर आप प्रेशर या पार्शियल प्रेशर नहीं लिखेंगे, बल्कि यहाँ आप कंसंट्रेशन लिख देंगे। तो कंसंट्रेशन अगर सॉल्यूट की ज़्यादा होगी तो फिर उसकी एड्जॉर्प्शन भी ज़्यादा हो सकती है। एक बात और यहाँ पर ध्यान में कि अगर हम इस इक्वेशन को इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बनाना चाहें तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन यहाँ से मैं आपको बनाकर दिखा देता हूँ। वो बनती है कि log ऑफ W/m इज इक्वल टू 1/n log ऑफ P प्लस log ऑफ K। यहाँ से इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बन गई। मैथ वाले इसको काफ़ी अच्छे तरीके से जानते हैं। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होती है y इज इक्वल टू mx प्लस c। यहाँ पर y जो है वो log W/m है, ये आ गया log W/m। x जो है वो log ऑफ p है, ये आ गया log ऑफ p। और log ऑफ k जो है इसे कहते हैं इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट जो है वो हमने लास्ट टाइम कभी पिछले लेक्चर्स में अपने देखा था कि इंटरसेप्ट जो है ये होती है वैल्यू ऑफ y व्हेन वैल्यू ऑफ x इज 0। वैल्यू ऑफ y व्हेन वैल्यू ऑफ x इज 0, यानी कि अगर इस फैक्टर को आप 0 कर दें तो जो y की वैल्यू आएगी उसे आप कहेंगे कि ये इंटरसेप्ट है। x की वैल्यू 0 का मतलब है log p 0 हो गया। log p 0 का मतलब है कि प्रेशर जो है वो 1 है। सही है जनाब। तो उस हालात में यहाँ पर जो इंटरसेप्ट आता है वो log ऑफ k के बराबर होगा, और ये जो 1/n है जिसे m कहते हैं ये होती है जी स्लोप। इस ग्राफ की स्लोप जो है वो 1/n के बराबर है। फिलहाल हमें इस ग्राफ से कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो हमारे पेपर के हवाले से नहीं मिलेगी, लेकिन फिर भी हमने ये ग्राफ यहाँ पर जिक्र लाजमी कर लिया। एक बात जो ज़्यादा अहम हो सकती है वो ये है कि अगर आप प्रेशर और W/m के दरमियान ग्राफ बनाएं, ये रहा प्रेशर और W/m के दरमियान ग्राफ बनाएं तो ये इस तरह चलता है, यानी कि प्रेशर बढ़ाने से तेज़ी से मास ऑफ गैस एड्जॉर्ब बढ़ना शुरू होता है और फिर एंड पर जाकर वो एक लिमिटिंग वैल्यू पर पहुंच जाता है, जिसके बाद फर्दर प्रेशर बढ़ाने से एड्जॉर्प्शन नहीं बढ़ सकती। इसका साफ सा जो रीज़न है वो ये है कि शुरू में तो प्रेशर बढ़ाने से एड्जॉर्प्शन बढ़ रही है क्योंकि एड्जॉर्प्शन कैविटीज़ आर अवेलेबल देयर, लेकिन जब एड्जॉर्प्शन कैविटीज़ ख़त्म हो जाएंगी तो फिर एड्जॉर्प्शन फर्दर जो है वो उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ सकेगी। तो ये था जी फ्रेंडली एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। एक अच्छा एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म है। आमतौर पर ये लो प्रेशर पर काम करता है, लेकिन हाई प्रेशर पर इतने अच्छे रिजल्ट नहीं देता, जैसा कि हमें नज़र भी आ रहा है। फिर वो जो लीनियर रिलेशनशिप है वो कहीं ना कहीं जाकर उसे ब्रेक लग जाती है और भी वजूहात हो सकती हैं। अच्छा जनाब, अब हमने पढ़ना है लैंगमेयर एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। जी जनाब, अब हमने आपके सामने लैंगमेयर एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म का जिक्र करना है। लैंगमेयर एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म को समझने के लिए हमें इसकी बेसिक एजम्पशन सबसे पहले देखनी होगी।
लैंगमिर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म हमें मिलता है 1916 में। 1932 में लैंगमिर को अपने एडजॉर्प्शन आइसोथर्म की वजह से और उस पर काम करने के नतीजे में नोबेल प्राइज़ भी दिया गया है। तो लैंगमिर जो है उसने कुछ एजम्पशंस की हैं, और डेफिनेटली यहाँ पर ना मैं आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो साइंस का है उसका हमेशा हवाला देता हूँ कि जब भी कोई इनिशियल पेपर पब्लिश होता है या इनिशियल कोई भी रिसर्च होती है तो वो कई दफ़ा बड़ी ज़्यादा आइडियल रिजल्ट्स दे रही होती है, जो कि बाद में मज़ीद इन्वेस्टिगेट करने पर पता लगता है कि असल में वैसा नहीं है, बल्कि उसमें काफ़ी ज़्यादा एक्सेप्शंस पॉसिबल हैं। तो लैंगमिर के केस में भी ऐसा है, उसने कुछ अजम्पशंस की हैं और उसके तहत उसने कुछ रिजल्ट्स निकाले हैं और उन्हें प्रेजेंट किया है। कहा जाता है कि 2 पेपर्स उसने इस मामले में जो है वो प्रेजेंट किए थे और काफ़ी सक्सेसफुल काम रहा था। लेकिन बाद में फिर उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस आई। वो जो बाद के काफ़ी ज़्यादा आइसोथर्म हमने कहा कि उनकी तादाद 10 से ज़्यादा है, उनमें काफ़ी ज़्यादा किरदार इसी बात का है कि लैंगमिर का जो काम था उसे बाद में लोगों ने मॉडिफाई किया था कुछ मसाइल हल करने के लिए। तो हमने यहाँ पर कुछ अजम्पशंस उसकी लिखी हैं। लैंगमिर सेज के जो एड्सॉर्प्शन होती है ना, ये एक सिंगल लेयर की फॉर्म में होती है, यानी कि मिसाल के तौर पर हम यहाँ पर एक सरफेस बना लेते हैं और एक सरफेस हम सॉलिड की बना लेते हैं, ये रही, और सॉलिड पर एक एड्सॉर्बेट जो है वो इकट्ठा होना चाह रहा है और वो कोई गैस है, वो इस बंद कंटेनर में मौजूद है। अच्छा, अब वो क्या चाहती है कि वो इस सतह पर एड्सॉर्ब हो जाए। तो वो एड्सॉर्ब किस फॉर्म में होगी? अकॉर्डिंग टू लैंगमिर वो एक सिंगल लेयर की फॉर्म में एड्सॉर्ब होगी। तो लेयर किस तरह? इस तरह एड्सॉर्ब होगी। एक मॉलिक्यूल इधर आ गया, फॉर एग्जांपल इधर आ गया, इधर आ गया, इधर आ गया, तो ये वाला सिलसिला होगा, ना कि ये कि एक दूसरे के ऊपर लेयर्स ऑफ एटम्स, मल्टी लेयर नहीं बनेगी। अकॉर्डिंग टू लैंगमिर यहाँ मल्टी लेयर पॉसिबल नहीं होगी। अच्छा, जो लेयर है वो यूनिफॉर्म होगी, कंसिस्टेंट होगी, क्योंकि वो जो साइड्स हैं ना जो सॉलिड की सतह पर मौजूद हैं वो बड़ी जो ना आइडियल टाइप की साइड्स हैं। और जब जो गैस है वो एड्सॉर्ब होती है सतह पर तो कोई अट्रैक्शन जो है वो एडजेसेंट मॉलिक्यूल्स के दरमियान में ना नहीं आती। सही है जनाब? मिसाल के तौर पे एक ये मॉलिक्यूल एड्सॉर्ब हुआ है और एक ये मॉलिक्यूल एड्सॉर्ब हुआ है, तो ये दोनों मॉलिक्यूल हालांकि देखने में करीब करीब लग रहे हैं, इन दोनों का इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, इनकी पोलराइजेबिलिटी भी हो सकती है, लेकिन अकॉर्डिंग टू लैंगमिर ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकते, चाहे जो मर्जी होता रहे। तो अब ये वाला जो पॉइंट है ना, नो अट्रैक्शन बिटवीन द एडजेसेंट मॉलिक्यूल्स, ये एक प्रॉब्लमेटिक पॉइंट था, क्योंकि बाद में ऐसा पता लगा कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एड्सॉर्प्शन ना हो, एड्सॉर्प्शन होती है और उसमें इंटरेक्शन भी होता है बिटवीन एडजेसेंट मॉलिक्यूल्स। और एक और साइंसदान, उसका नाम कि किस लोइक इस तरह ही है, कोई जो भी इसका नाम है, तो उस साइंसदान ने जो है इस चीज़ को बेस बनाकर फर्दर मॉडिफाई किया है, अपनी थ्योरी दी है कि मॉलिक्यूल्स जो हैं वो जब एड्सॉर्ब होते हैं सतह पर तो देयर इज़ ए टेंडेंसी कि वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करें, और जहाँ पर मॉलिक्यूल जिसकी अट्रैक्शन साथ वाले मॉलिक्यूल से ज़्यादा है तो फिर वो ना अपने इर्द गिर्द मॉलिक्यूल्स को ज़्यादा अटैच करेगा, जबकि दूर जगह पर मॉलिक्यूल्स कम अटैच होंगे, यानी कि एक यूनिफॉर्म लेयर नहीं बनेगी, बल्कि कई जगह पर मॉलिक्यूल्स कंडेंस हो जाएंगे और कहीं कहीं पर जो ना दूर दूर एक आधु का एक एक दो मॉलिक्यूल पड़े रहेंगे, क्योंकि वो आपस में इंटरेक्ट नहीं कर रहे थे, उनकी आपस में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो उस तरह क़ुर्बत की वजह से, क्लोजनेस की वजह से नहीं बन सकी। एक और बात यहाँ पर आपने ये याद रखनी है कि लैंगमिर ने कहा कि एनर्जी ऑफ एड्सॉर्प्शन जो है ना इज़ दी सेम फॉर ऑल साइड्स, यानी कि सारी सॉलिड की जितनी भी सर्फेसेज हैं, जितने भी कैप्स हैं, सर्वाइसेज हैं, पॉइंट्स ऑफ अटैचमेंट हैं, वो सारे के सारे एक जैसे हैं, किसी में कोई फ़र्क नहीं है, ना कोई ज़्यादा एनर्जी चेंज देता है ना कोई कम एनर्जी चेंज देता है। तो ये जो है ना बात ये इम्पॉसिबल है रियल सर्फेसिस के लिए। रियल सर्फेसिस के सारे पॉइंट एक जैसे नहीं होते, कुछ ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं, कुछ कम इफेक्टिव होते हैं। दूसरे पॉइंट के बारे में एक बात मैं यहाँ पर बताना भूल गया कि जो यूनिफॉर्म लेयर है ना जी, ये जो पॉइंट है ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग जो है वो उससे compete कर रहा है, उसके मुखालिफ जा रहा है। आप जानते हैं कि एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स जो है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज़ करती है, यानी कि रैंडमनेस जो है वो इंक्रीज़ करती है, लेकिन यहाँ पर तो अगर एक यूनिफॉर्म लेयर बन जाएगी, गैस के मॉलिक्यूल जो कि रैंडम थे वो एक यूनिफॉर्म लेयर में अटैच होकर जुड़ जाएंगे, तो ये तो एंट्रोपी डिक्रीज़ कर रही होगी। तो इस बात पर भी कोई बहुत ज़्यादा जो है ना वो खातिर खा लैंगमिर के पास जवाब नहीं मिलता हमें कि अगर यूनिफॉर्म और सिंगल लेयर बनेगी और वो बड़ी अच्छी हर तरीके से परफेक्ट होगी तो फिर मामला चलेगा कैसे। फ़िलहाल ये तो सारी अजम्पशंस थी। अब हम आ जाते हैं जल्दी से कि एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म में उसने क्या बातों को बुनियाद बनाया। उसने कहा जी गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, सॉलिड पर इकट्ठा होना चाहते हैं, टोटल सरफेस एरिया जो है वो मान लें कि आपके पास जो अवेलेबल था
सॉलिड के पास वो था 1, और जो वहाँ पर एड्जॉर्ब एरिया है यानी कि वो एरिया जहाँ पर मालिक्यूल जो हैं फ़िलहाल अटैच हैं उसे आप कह दें कि वो थीटा है, वो एरिया जिस पर मालिक्यूल्स जुड़े हुए हैं, और वो एरिया जहाँ पर मालिक्यूल्स नहीं जुड़े हुए वो फिर बाकी बच जाएगा यानी कि 1 माइनस थीटा। सही है जनाब। ये इसे आप कह दें कि ये कवर्ड एरिया है और इसे आप कह दें कि ये अनकवर्ड एरिया है। सही जनाब। तो अब हो क्या रहा है कि मालिक्यूल्स जो हैं वो अटैच होते हैं, एड्जॉर्ब होते हैं, डीजॉर्ब होते हैं, एड्जॉर्ब होते हैं, डीजॉर्ब होते हैं, यही वह काम चलता रहता है यहाँ तक कि एक इक्विलिब्रियम आ जाता है एड्जॉर्प्शन और डीजॉर्प्शन के दरमियान में। तो जो रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन है, रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन आर ए कह देता हूँ मैं उसे, रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन जो है वो डिपेंड करेगा कि कितनी सरफेस अवेलेबल है अटैचमेंट के लिए, और जब आप उसे हल करते हैं तो ये के ए जो है वो आ जाता है। रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन जो है वो डिपेंड कर रहा है के ए 1 माइनस थीटा पी, प्रेशर पर डिपेंड कर रहा है, साफ जाहिर है, साथ साथ वो डिपेंड कर रहा है कि कितनी सरफेस अवेलेबल है फॉर अटैचमेंट। इसी तरीके से जो रेट ऑफ डीजॉर्प्शन है, रेट ऑफ डीजॉर्प्शन डिपेंड करता है कि कवर्ड एरिया कितना ज़्यादा है। अगर कवर्ड एरिया ज़्यादा होगा तो साफ जाहिर है कि फिर मालिक्यूल्स के पास उड़ने का ही चांस होगा, जब वो सतह पर ज़्यादा लगे होंगे तो उड़ेंगे ज़्यादा, और अगर वो हवा में ज़्यादा हैं तो फिर आकर लगने का चांस ज़्यादा हो जाएगा। सही है जी, क्लियर हो गई बात। दोबारा से देख लें कि थीटा जो है वो है कवर्ड एरिया, अगर कवर्ड एरिया ज़्यादा होगा, ज़्यादा मालिक्यूल नीचे लगे होंगे तो उनके उड़ने का चांस ज़्यादा होगा, यानी कि डीजॉर्प्शन का चांस ज़्यादा होगा। और अगर ज़्यादा जगह खाली है, अनकवर्ड एरिया ज़्यादा है, तो फिर मालिक्यूल्स के आकर लगने के लिए स्पेस अवेलेबल है। सरफेस एरिया ज़्यादा है, सरफेस एरिया ज़्यादा हो तो एड्जॉर्प्शन ज़्यादा होती है। जी जनाब। तो अगर हम रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन और डीजॉर्प्शन बराबर हो जाएं, इक्विलिब्रियम आ जाए, तो आप ऐसे कह सकते हैं कि के डी थीटा जो है वो बराबर हो जाएगा के ए 1 माइनस थीटा पी के। सही हो गई जी बात। अब यहाँ से हम थीटा की वैल्यू अगर निकाल लें तो वो वैल्यू जो है वो आ जाती है यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालें तो वो आती है के पी ओवर 1 प्लस के पी, और यहाँ पर जो के है वो के ए ओवर के डी, यानी कि एड्जॉर्प्शन को जो कोएफिशिएंट है एड्जॉर्प्शन का रेट कांस्टेंट और डीजॉर्प्शन का रेट कांस्टेंट उसके बराबर होता है के, और के को आप नाम दे रहे हैं एड्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट। फर्दर जो लैंगमिर है उसने अमाउंट ऑफ गैस एड्जॉर्ब्ड को सरफेस एरिया से रिप्लेस करने की कोशिश की ताकि डायरेक्ट रिलेशन बनाया जाए। बेसिकली मकसद तो ये है, लैंगमिर का भी और फ्रेंडलिक का भी यही था कि जो अमाउंट ऑफ गैस एड्जॉर्ब्ड है उसको रिलेट किया जाए प्रेशर के साथ, क्योंकि एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म की डेफिनेशन ही ये होती है। तो पहले तो रिलेशन थीटा के साथ बनाना आसान था, यानी कि कवर्ड एरिया और अनकवर्ड एरिया के साथ रिलेशन बनाना आसान था। जब वो बना लिया तो फिर उसने कहा कि जितना एरिया कवर्ड होगा जाहिर बात है कि उतनी ही अमाउंट ऑफ गैस एड्जॉर्ब भी होगी, एक्स भी ज़्यादा होगा, साफ जाहिर है। यही तरीका है, यही मैथ की खूबसूरती है कि आप ना एक चीज़ को रिलेट करके दूसरी चीज़ तक पहुंच सकते हैं। तो एक्स अमाउंट ऑफ गैस एड्जॉर्ब जो है वो थीटा की क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और थीटा जो है वो इसके बराबर है, तो फिर एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया के पी ओवर 1 प्लस के पी के। यहाँ से हल करके फाइनली इक्वेशन जो हासिल हुई वो थी 1 ओवर के डैश पी प्लस 1 ओवर के डैश डैश। यहाँ पर x, इसको मैं एक इक्वेशन और हल कर देता हूँ, के डैश के पी ओवर 1 प्लस के पी, प्रोपोर्शनैलिटी को हटाया तो बराबर आया और कांस्टेंट आ गया के डैश। वो कांस्टेंट के डैश ये रहा। एक और कांस्टेंट है के डैश डैश, वो बराबर होता है के डैश इंटू के, यानी कि जो एड्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट है उसे इस के डैश से मल्टीप्लाई करें तो के डैश डैश आ जाता है। फिलहाल अगेन मेरा पॉइंट जो आपके साथ है वो ये है कि ये चीज़ आपको पेपर में उतनी ज़्यादा वाइटल इंपॉर्टेंट नहीं लगेगी, इतना ज़्यादा इसका काम नहीं है, हमें पेपर में इक्वेशंस एज सच नहीं आती, लेकिन एक ओवरव्यू देने के लिए हमने आपके सामने ये बात रखी कि गैस के मालिक्यूल सतह पर एड्जॉर्ब होते हैं, डीजॉर्ब होते हैं, देयर इज़ एन इक्विलिब्रियम प्रोसेस आता है, उस प्रोसेस को इस्तेमाल करते हुए रिलेशन निकाला गया है बिटवीन अमाउंट
अमाउंट ऑफ गैस एब्जॉर्ब्ड और प्रेशर के दरमियान में, अमाउंट ऑफ गैस एब्जॉर्ब्ड और प्रेशर को रिलेट करके ये वाली जवाब जो है ये उसने निकाल लिया। लैंगमिर ने सारी बात का खुलासा ये है कि लैंगमिर से इसके मालिक्यूल्स सतह पर एक यूनिफॉर्म लेयर की शक्ल में अटैच हो जाते हैं। और याद रहे कि आगे चलकर हमें अभी पता लगने वाला है कि लैंगमिर की जो सिंगल लेयर वाली थ्योरी है ये आमतौर पर केमिसॉर्प्शन के लिए ज़्यादा एफिशिएंट है, क्योंकि जहाँ पे बॉन्ड बनने होते हैं वहाँ पे अक्सर एक लेयर ही बना करती है। लेकिन अगर वैन डर वाल्स अट्रैक्शन हो, फिजिसॉर्प्शन हो तो मल्टी लेयर्स भी बन सकती हैं। और ये वाला कॉन्सेप्ट जो है ये हमें दिया है ब्रूनेर, एमेट और टेलर ने। इसे कहा जाता है बेट थ्योरी। सही है जी, बेट थ्योरी। और बेट थ्योरी जो है दोनों तीनों के नाम पर है बेट थ्योरी। ये बेट थ्योरी जो है ये सजेस्ट करती है कि जो लैंगमिर ने कहा था सिंगल लेयर, उसको मॉडिफाई किया इन्होंने मल्टी लेयर कॉन्सेप्ट में। मल्टी लेयर कॉन्सेप्ट के अंदर ये वाली बात ज़्यादा एफिशिएंटली काम कर रही है टू एक्सप्लेन द फिजिसॉर्प्शन ऑफ गैसेस लाइक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरीन, अमोनिया, जो कि डिफरेंट एड्सॉर्बेंट्स पे एड्सॉर्ब होते हैं, क्योंकि वहाँ पे एक के ऊपर एक मालिक्यूल जो है वो अटैच हो सकता है। सिंपल फिजिकल अट्रैक्शन है। सही है जनाब। तो लैंगमिर के साथ हमने ये वाली बात भी जो है वो आपके साथ क्लियर कर ली। बेट थ्योरी की किसलुईक की बात पहले हो चुकी है। तो ये सब डिफरेंट एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म थे जिनकी हमने आपसे बात की। अब हमने देखना है कि एड्सॉर्प्शन की एप्लीकेशंस दुनिया में क्या क्या हैं, और फिर हम चलेंगे कैटालिसिस क्या होती है इस बात की तरफ। 5 एप्लीकेशंस आपके सामने हमने मेंशन कर दी एड्सॉर्प्शन प्रोसेसेस की। फॉर एग्जांपल चारकोल कलर एड्सॉर्ब करने के लिए इस्तेमाल होता है। किसी भी सॉल्यूशन से कलर एड्सॉर्ब करना हो तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं चारकोल। गैस क्रोमेटोग्राफी में सॉलिड एड्सॉर्बेंट पर गैस एड्सॉर्ब की जा सकती है ड्यू टू द डिफरेंस इन अफिनिटी ऑफ गैसेस विद द सॉलिड एड्सॉर्बेंट, वो एक दूसरे से सेपरेट हो सकती हैं। हेट्रोजिनस कैटालिसिस है, इस पर हम अभी थोड़ी देर में आगे भी बात करेंगे। कैटालिसिस में किस तरीके से एड्सॉर्प्शन, फिजिसॉर्प्शन और केमिसॉर्प्शन दोनों काम करते हैं। दीवार फ्लास्क या कहीं पर भी, दीवार फ्लास्क तो एक नाम लिखा हुआ है सनाउल्लाह साहब की किताब में, लेकिन वैसे जहाँ पर भी हाई वैक्यूम आपने जनरेट करना हो तो वहाँ पर आप ना सिर्फ वैक्यूम, एक सिंपल वैक्यूम क्रिएट करते हैं, बल्कि वहाँ पर अगर आपने कोई एड्सॉर्बेंट भी लगाया हो तो वो भी गैसेस को एड्सॉर्ब करके वैक्यूम को ज़्यादा बेहतर बनाता है। एक इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन है फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस आमतौर पर ओर्स जो हैं उनको आप सेपरेट करना चाह रहे हो तो फ्रोथ फ्लोटेशन किया जाता है। फ्रोथ जो है वो झाग को कहते हैं, फ्लोटेशन तैरने को कहते हैं। झाग के तैरने का मतलब बड़ा ज़बरदस्त एक तरीका कार है। मिसाल के तौर पे देखें, एक आपके पास फॉर एग्जांपल वाटर पड़ा हुआ है कहीं पर, और वाटर में कोई ओर है, आप उसमें जनाब डाल देते हैं, बाहर से ऑयल डाल देते हैं, और ऑयल डालकर अब आप इन दोनों को मिक्स कर लेते हैं इस तरीके से मिक्सिंग कर लेते हैं। मिक्सिंग करेंगे और साथ आपने कोई इमल्सिफायर भी डाल देना। सही, इमल्सिफाइंग एजेंट भी डाल देना है। अब ये होगा कि ऑयल है, वाटर है, इमल्सिफाइंग एजेंट है। तो जो ओर है ना, यहाँ पर ओर काम कर रही है एज एन एड्सॉर्बेंट, और उस एड्सॉर्बेंट की सतह पर आकर ऑयल के ड्रॉपलेट्स जो हैं वो अटैच हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे ये ओर बना लेते हैं और यहाँ पर हम बना लेते हैं ऑयल के ड्रॉपलेट्स। वो क्या हो गए, वो एड्सॉर्ब हो गए। तो जो इमल्सिफायर है उसके पास क्या सलाहियत है कि वो तो आगे ऑयल से अटैच हो जाता है। जब ऑयल से अटैच हो जाता है तो जो फोम है, जो झाग है, जो फ्रॉथ है, वो फ्रॉथ जो है वो हल्का होने की वजह से ऊपर आ जाता है। ऊपर क्या आया है, झाग, जो कि है सरफेक्टेंट या इमल्सिफायर की वजह से। इमल्सिफायर के साथ क्या आया है, ऑयल, और ऑयल के साथ क्या आ गए, ओर के पार्टिकल आ गए जो कि एड्सॉर्बेंट का काम कर रहे थे। इस तरीके से आप ओर्स को सेपरेट कर सकते हैं फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस में बाय द यूज ऑफ द एबिलिटी ऑफ ओर पार्टिकल्स टू एक्ट एज एन एड्सॉर्बेंट। तो ये भी तरीका जो है वो ज़बरदस्त किस्म का एक इस एप्लीकेशन में आ जाता है। अब हम चलते हैं कि कैटालिसिस क्या है और कैटालिसिस के मॉडल्स क्या क्या हैं। स्टार्ट करते हैं जी कैटालिस्ट से, बात को शुरू करते हैं।
एफएससी की बुनियादी बेसिक बातें हैं और फिर हम चलेंगे कि कैटालिसिस की कौन कौन सी थीरीज जो हैं वो दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं। फिलहाल कैटलिस्ट क्या होता है? एनी स्पीशीज दैट अल्टर्स द रेट ऑफ ए रिएक्शन। एक रिएक्शन की रफ्तार को जो चीज़ चेंज कर दे उसे आप कहते हैं कि ये कैटालिस्ट है। कैटालिस्ट जो होता है आमतौर पर वो होमोजीनस कैटालिसिस भी कर सकता है, जिसमें रिएक्टेंट और कैटालिस्ट सेम फेज में होते हैं, सेम फेज में होंगे रिएक्टेंट और कैटालिस्ट। प्रोडक्ट की बात नहीं हो रही। कैटालिसिस जो है वो हेटेरोजीनस कैटालिसिस भी हो सकती है, जिसके अंदर रिएक्टेंट और कैटालिस्ट डिफरेंट फेज में हो सकते हैं, सेम फेज में नहीं होंगे। अगेन बात याद रहे कि प्रोडक्ट की बात नहीं हो रही। कैटलिस्ट जो हैं आमतौर पर कई दफ़ा तो वो रेट को इंक्रीज ही करते हैं, लेकिन कई दफ़ा ऐसा भी हो सकता है कि कैटलिस्ट जो हैं वो रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज करते हैं। तो ऐसे कैटलिस्ट को आप नेगेटिव कैटालिस्ट जो है वो उसका नाम दे देंगे। इसी तरीके से कई दफ़ा कैटलिस्ट जो हैं ऐसे होते हैं कि वो जनरेटेड इन दी रिएक्शन मिक्सर, वो रिएक्शन मिक्सचर में ही बनते हैं और कैटलिस्ट का काम शुरू कर देते हैं। इसके लिए हम बात करेंगे, वर्ड यूज़ करेंगे ऑटो कैटालिस्ट का। ऑटो कैटालिस्ट हो सकता है, मैंगनीज की मिसाल दी हुई है एफएससी की बुक में कि वो ऑक्सालिक एसिड और पोटाशियम पर मैंगनेट के रिएक्शन में ऑटो कैटालिस्ट का काम करता है। तो इसके बाद कैटलिस्ट जो है वो हमेशा स्मॉल क्वांटिटीज़ में चाहिए होते हैं। कैटलिस्ट जो हैं वो ओनली फिज़िकली चेंज, अगर कभी वो चेंज हों भी रिएक्शन के अंदर तो वो फिज़िकली चेंज्ड होते हैं, या कभी भी नेवर चेंज्ड केमिकली, वो केमिकली चेंज नहीं होते, हमेशा उनकी चेंज होने का तरीका जो फिजिकली चेंज हो सकते हैं। प्लैटिनम की मिसाल दी हुई, मैंगनीज डाइऑक्साइड की मिसाल, पोटाशियम क्लोरेट को जब आप तोड़ते हैं ऑक्सीजन बनाने के लिए, लेबॉर्ट्री मेथड ऑफ प्रेपरेशन ऑफ ऑक्सीजन, तो उसमें मैंगनीज डाइऑक्साइड जो कैटलिस्ट है वो जो है ना वो पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ब्लैक कलर का केमिकल है मैंगनीज डाइऑक्साइड, तो वो फिजिकली चेंज हो सकते हैं, केमिकली चेंज नहीं हो सकते। कैटलिस्ट कोई रिएक्शन थर्मोडायनेमिकली फिजिबल ना हो तो उसे स्टार्ट कर सकते हैं। रिसेंटली ऐसा लिखा हुआ है, रिसेंटली भी वो काफ़ी पुरानी हो गई बात, 20-25 साल पहले की। तो कैटलिस्ट जो है ना आमतौर पर थर्मोडायनेमिकली फिजिकल रिएक्शन को स्टार्ट नहीं कर सकते, लेकिन समवट दे हैव द कैपेबिलिटी नाउ डेज वी कैन से। ये बात भी आपने याद रखनी है। तो ये कुछ जनरल बातें हैं कैटलिस्ट के बारे में। प्योर एफएससी कोई भी आप किताब देख लें तो आपको आते ही होंगे, मैं नहीं समझता कि आपको ये नहीं आती होंगी चीज़ें। तो हमने बात करनी है कि होमोजेनस कैटालिसिस है, हेटेरोजेनस कैटालिसिस है, तो कौन से मैकेनिज्म इन्वॉल्व हैं कैटालिसिस के अंदर, उन पर बात करते हैं। कैटालिसिस की पहली थ्योरी जो हम देखने लगे हैं वो है इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी, इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी। तो उसमें यह होता है कि फॉर एग्जांपल SO2 O2 से मिलकर NO की मौजूदगी में SO3 बना रहा है। इस प्रोसेस को लेड चैम्बर प्रोसेस कहते हैं। लेड चैम्बर प्रोसेस जो है ना पुराने वक्तों में जब तक कॉन्टैक्ट प्रोसेस नहीं आया था तो सल्फ्यूरिक एसिड को बनाने के लिए बड़ा फेवरेबल मेथड था। तो इसमें असल में होता यह है कि जो NO है वो ऑक्सीजन से मिलकर NO2 बनाता है और ये होता है एक इंटरमीडिएट, और ये जो इंटरमीडिएट है ये बाद में SO2 से रिएक्शन करके वापस NO और SO3 बना देता है। इस तरीके से जो NO2 की फॉर्मेशन है इंटरमीडिएट की, वो इस रिएक्शन को होने में मदद दे रही है। अच्छा, इस तरह भी याद रखें कि कई दफ़ा जो है ना जो कैटलिस्ट है इट प्रोवाइड्स एन अल्टरनेट पाथवे टू द रिएक्शन। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर रिएक्टेंट है, ये एनर्जी प्रोफाइल बन रही है, इस साइड पर एनर्जी लिखी होगी, रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट है, यहाँ पर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है जो कि विदाउट कैटलिस्ट बनना था, उसकी एनर्जी ये है, उसे मैं AC लिख देता हूँ।
पहले रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी ये थी, लेकिन जब आप कैटलिस्ट डालेंगे तो वो इसे एक अल्टरनेट पाथवे दे देगा, इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन के ज़रिए भी दे सकता है फॉर एग्जांपल। तो अब जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो ये है, आप देख सकते हैं कि एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन पहले ज़्यादा थी, अब कम हो गई। क्यों कम हो गई? क्योंकि कैटलिस्ट ने प्रोवाइड किया है एक अल्टरनेट पाथवे टू दी रिएक्शन को एक नया पाथवे दे दिया है। तो इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी एक थ्योरी है, और दूसरी थ्योरी जो है वो एड्सॉर्प्शन थ्योरी है। ये आमतौर पे ना हेट्रोजिनस कैटालिसिस को डील करती है। हेट्रोजिनस कैटालिसिस की इस थ्योरी को समझने के लिए हम मिसाल ले रहे हैं निकल की एक सरफेस की, जिसके ऊपर हाइड्रोजन जो है वो आकर जुड़ना चाह रहा है। ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है और वो आ रहा है निकल की सरफेस पर। निकल की सरफेस के साथ वो बना रहा है फिजिस ऑप्शन बनाता है। फिजिस ऑप्शन के बाद फिर अगला स्टेप जो है वो इस तरह हो जाता है कि ये जो हाइड्रोजन है वो यहाँ पर आकर अटैच हो जाती है और ये केमिसॉर्प्शन हो जाती है। केमिसॉर्प्शन के बाद अब तीसरे स्टेप में यहाँ पर ईथीन का मॉलिक्यूल, इसको समझने के लिए मैं ज़रा इसे मिटा देता हूँ। तो जनाब तीसरे स्टेप में ये फिजिस ऑप्शन हो गई, केमिस ऑप्शन हो गई। तीसरे स्टेप में यहाँ पर ईथीन का मॉलिक्यूल आ गया। ये ईथीन हमने इस तरह फॉर एग्जांपल बना दी है, ये रही, और वो यहाँ पर आकर बनाता है फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बनाता है। और उसके बाद आखिरी स्टेप में ये सूरत हाल हमें नज़र आती है कि हाइड्रोजन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है और एक हाइड्रोजन यहाँ पर, यानी कि बॉन्डिंग बन चुकी है। अब यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स हैं ईथीन के, कुल मिलाकर हाइड्रोजन पहले फिजिसॉर्ब हुई, फिर केमिसॉर्ब हुई, फिर उसके साथ आकर पहले फिजिस ऑप्शन हो गई ईथीन की, फिर बाद में केमिसॉर्प्शन, उसका भी बॉन्ड बन गया। अब यहाँ पर एड्सॉर्प्शन डीसॉर्प्शन का वही तरीका चलेगा जो लैंगमिर ने कहा था कि मॉलिक्यूल अटैच हो चुके हैं, अब वो चांस बेसिस पे वो डीसॉर्ब होते रहेंगे, और जो भी ईथीन से ईथेन हमें मिल रही है वो सारी की सारी डीसॉर्ब्ड फॉर्म में हमें मिल रही है। जो यहाँ से उड़ते हैं मॉलिक्यूल डीसॉर्ब होते हैं वो हमें हासिल हो जाते हैं एज ईथेन। ये थी हेट्रोजिनस कैटालिसिस की एक थ्योरी जो कि हमें मिलती है इसी टॉपिक के अंदर। और फर्दर एक और बात कि जिस तरह ये हेट्रोजिनस कैटालिसिस की थ्योरी है फॉर कैटालिसिस निकल वाली जो कैटालिसिस के लिए, इसी तरीके से जो एंजाइम्स की कैटालिसिस है उसके लिए भी इसी तरह का सिस्टम है। एंजाइम्स भी हेट्रोजिनस कैटालिसिस करवाते हैं तो उनके अंदर भी ऐसा ही सूरत हाल होती है कि एंजाइम जो है उससे आगे सबस्ट्रेट जुड़ता है और फिर बाद में वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा, ये जो एंजाइम्स की बात मैंने की है, एंजाइम्स की कैटालिसिस के हवाले से बात की है, इनके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो माइकलिस एंड मेंटन इन्होंने जनाब एक कैटालिसिस की थ्योरी दी है एंजाइम कैटालिसिस की, और उसमें बेसिकली बात यही हो रही है कि एंजाइम सबस्ट्रेट से जुड़ता है और बनाता है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। फॉर एग्जांपल उसका रेट ऑफ रिएक्शन है K1, तो देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स टूटकर वापस एंजाइम और सबस्ट्रेट बना दे, या फिर एक तीसरी पॉसिबिलिटी ये भी है कि वो एंजाइम रीजनरेट हो जाए और प्रोडक्ट जो है वो बन जाए। सही है जनाब। तो ये तरीक़ाकार है, इसको इस्तेमाल करते हुए आगे उसने एक पूरी डेरिवेशन की, और उस डेरिवेशन की मदद से हमें जो है वो ये अंदाज़ा हुआ कि किस तरीके से एंजाइम्स काम करते हैं। यहाँ पे इक्वेशन ऑफ स्टेडी स्टेट वगैरह की बातें भी की गई हैं, लेकिन हमारे लिए वो सारी चीज़ें जो है वो इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं हैं क्योंकि हमारा पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप का है। तो ये पता होना चाहिए कि एंजाइम कैटालिसिस की थ्योरी माइकलिस और मेंटन ने दी है, और उसका बेसिक नो हाउ जो है वो हेट्रोजिनस कैटालिसिस पर बेस कर रही है। इससे ज़्यादा हमें और कोई ज़रूरत जो है वो नहीं पड़ेगी। अलबत्ता एंजाइम्स की प्रॉपर्टीज़ आपने लाजमी देखनी है। एंजाइम में ख़ास टेम्परेचर पर सबसे अच्छा काम करते हैं, उसे ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं। 37 डिग्री सेंटीग्रेड है ह्यूमन बॉडी के लिए। एंजाइम एक पर्टिकुलर पीएच पर ज़्यादा अच्छा काम करते हैं, उसे ऑप्टिमम पीएच कहते हैं। सलाइवरी अमाइलेज के लिए हमें सेकेंड ईयर की बुक में मिलता है 6.4 से 6.9। जो स्टमक है उसके अंदर पीएच जो है वो 2 के करीब हो सकती है। इससे मिलता जुलता सवाल हमें पास पेपर में भी मिला है। तो मुख्तलिफ एंजाइम्स की जो पीएचेस हैं वो किन पर अच्छा काम करते हैं वो आपको लाजमी देख लेनी चाहिए। एंजाइम की जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ाएंगे तो जो
रेट ऑफ रिएक्शन है वो बढ़ेगा अप टू ए सर्टेन लिमिट। इसी तरह सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो भी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा अप टू ए सर्टेन लिमिट। इस तरह की बातें एफएससी की फर्स्ट ईयर के बुक के एंड से भी आप देख सकते हैं। सेकंड ईयर के अंदर भी इसके हवाले से कुछ मालूमात लिखी हुई हैं, लेकिन एंजाइम्स हम बायोलॉजिकल मालिक्यूल्स में भी समवट देखते हैं, तो एक गो थ्रू कर लेना अच्छा रहेगा। फ़िलहाल हमारी जो ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन थी वो क्योंकि सरफेस कैटालिसिस की बात कर रही थी, सरफेस केमिस्ट्री की बात कर रही थी, तो उसमें सिर्फ हम इनको ऐसे ही ये जिक्र आ गया इन सारी बातों का कि ये पता होनी चाहिए, ये काम की हैं, इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हैं। एंजाइम्स के हवाले से इन्फॉर्मेशन ना आपके माइंड में होनी चाहिए। कोई पता नहीं लगता कि 2-3 सवाल एंजाइम के हवाले से वो हमसे पूछ ले। तो फ़िलहाल यहाँ पर आकर ये बात जो है हमारी मुकम्मल होती है। जितने भी कोर्स कंटेंट है मेरे हिसाब से तो मैंने सारे ही कोर्स कंटेंट को कवर कर लिया है और कोई बात रह नहीं गई, सिवाय एक बात के, और वो ये है कि हाइनरिक काइजर ये पहला साइंसदान है जिसने वर्ड एड्सॉर्प्शन जो है वो कॉइन किया है। हेनरिक काइजर या काइजर आप इसे कह सकते हैं। तो ये पहला साइंसदान था जी। ये इन्फॉर्मेशन भी आपके पास है, तो मैं यहाँ पर एक बारी फिर से रिफ़्रेश कर दूँ आपकी इन्फॉर्मेशन कि भाई आपने जो है ना जनरली चीज़ों की नो हाउ देखने पर ज़्यादा यकीन रखना है बनिस्बत कि आप जो है ना स्टिक टू द बेस करते रहें, और जहाँ से कहीं से और डाटा मिले आप इसे लाजमी अपग्रेड करें इन्फॉर्मेशन को। चलें, थैंक यू सो मच जी। अस्सलाम वालेकुम।